नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में हम आज बात करने वाले हैं विपक्षी एकता की। हम बात करेंगे मोदी के खिलाफ ममता मोर्चे की। हम बात करेंगे मिशन 2024 के लिए ममता बनर्जी की मुहिम की। मिशन 2024 अभी भले ही दूर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई हैं। क्षेत्रीय शत्रप को एक छत के नीचे लाने की कोशिशें तेज हो गई। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली ममता विपक्षी एकता में दम भरने के लिए निकली हैं। ममता उन नेताओं और पार्टियों से मिल रही हैं जो मोदी को चुनावी महाभारत में हराना चाहते हैं। बंगाल में मोदी मैजिक को खत्म करने वाली ममता को लगता है कि 2024 में सब मिलकर मोदी को हरा सकते हैं। और अब देखना होगा कि विपक्षी एकता का गुब्बारा कहां तक फूलता है। और अब सवाल यह भी है कि ममता के कहने से सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर एक साथ आएंगे क्या आपसी मतभेदों को भुलाकर मोदी विरोधी सभी दल एक साथ आएंगे? क्या ममता बंगाल की तरह देश में सियासी खेला कर पाएंगी? बात करेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। राज्य राज्य खेला হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। मोदी के खिलाफ ममता का मोर्चा, कितना फूलेगा गठबंधन का गुब्बारा, विपक्षी एकता में कितना दम, कामयाब होगा दीदी का दाव, मिशन 2024 में ममता करेंगी खेला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी आत्मविश्वास से लबरेज है। बंगाल में मोदी मैजिक को खत्म करने वाली ममता को अब लगता है कि विपक्षी एकता से बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है। मिशन 2024 अभी दूर है, लेकिन दीदी अभी से ही सियासी दांव चलना शुरू कर दी है। दीदी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाली पार्टियों से मिलकर रणनीति बनाने में जुट गई। बंगाल में सियासी पटखनी देने के बाद ममता मिशन 2024 में विपक्षी पार्टियों का गठजोड़ बनाकर मोदी को मात देने की जुगत में जुट गई। ममता पूरे देश में मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुट गई। इसलिए कांग्रेस से दूरी रखने वाली ममता अब कांग्रेस के साथ गलबैया करने को तैयार है। भविष्य की राजनीति को देखते हुए सोनिया गांधी से मुलाकात की। ममता मोदी विरोधी नेताओं से मिलकर उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। ममता ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी भावी रणनीति पर मंथन किया। ममता ने कहा कि ये पूरा सिस्टम राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर करता है। अगर कोई लीड करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी पर अपना ओपिनियन नहीं थोपना चाहती। ममता ने कहा अब खेला होबे की गूंज पूरे देश में सुनाई दे। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি, ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में रोककर विपक्षी दलों में भी विश्वास पैदा किया कि कोई है जो मोदी को टक्कर दिया है। ममता बनर्जी विपक्षी दलों में सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरी और अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी है। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को न थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन नहीं बना। मुलाकातें हुई, बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। ममता किसी भी फ्रंट के साथ जाने में सहमति नहीं दी, क्योंकि अब ममता को लगता है कि उसे भी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए मिशन 2024 के लिए खुद पैरोकार बनी। ममता के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। अरे हम तो चाहते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पास सबके दिल्ली का नेता कलकत्ता में चले आए। वो क्यों जाएंगे सोनिया गांधी का पास, आनंद शर्मा का पास, ये जितना सारे शरद पवार जी का पास? अगर वो लोग जब खुद अपने चलकर बंगाल में आ जाए और उसका साथ बैठक करे तो बंगाल का एक स्वाभिमान का खड़ा हो जाएगा ना, गर्व का विषय होगा। तो वो तो नहीं हो रहा है। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ममता के मिशन में पूरा साथ दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और शरद पवार से भी मुलाकात की। ममता बेशक विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में जुटी हैं, लेकिन विपक्षी दलों को साझा हितों पर राजी करना आसान नहीं होगा। दरअसल विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि आखिर फ्रंट का मुखिया कौन होगा। ममता ने अभी तक नेतृत्व की दावेदारी नहीं की, लेकिन कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक कई राजनीतिक दलों में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की कमी नहीं है। सूत्रों की माने तो ममता पहले तीसरा मोर्चा बनाना चाहती है। गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी के नेताओं को साथ करना चाहती है।
नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर, फारूक अब्दुल्ला साथ आए। इसके बाद कांग्रेस पर शामिल होने का दबाव बनाया जाए। लेकिन राज्यों में स्थानीय समीकरण भी बड़ी बाधा है। यूपी जैसे राज्य में अखिलेश के बिना ममता कुछ नहीं कर सकती। अखिलेश की भी अपनी आकांक्षाएं हैं। सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की ममता के दावों में कितना दम? क्या वो ऐसा करने में सक्षम है? क्या छत्रपों की महत्वाकांक्षाएं पहले की तरह मोर्चे की राह में नहीं आएंगी? क्या नेतृत्व के सवाल पर मोर्चे में पहले की तरह मतभेद नहीं पैदा होंगे? अगर कांग्रेस मोर्चे से बाहर रही तो क्या मोदी का विजय रथ ममता रोक पाएंगी? क्या बंगाल की तरह ममता मिशन 2024 में देश में खेला कर पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जी हाँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी खेला होबे का जिक्र कर रही हैं। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे तो उस दौरान भी उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि खेला होबे, और अब वो लोकसभा चुनाव के लिए भी बाकायदा बिगुल फूंक चुकी हैं और उनका कहना है कि अब लोकसभा चुनाव में भी खेला होगा और उसके लिए बाकायदा उन्होंने मशक्कत भी शुरू कर दी है। लेकिन ये मशक्कत कितनी कामयाब होगी और सबसे अहम बात, क्या वो विपक्ष को एक मंच पर ला पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी एक कोशिश उन्होंने की थी लेकिन उस कोशिश का कोई खास नतीजा सामने आया नहीं। बात करने के लिए इसी मुद्दे को लेकर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर महेश वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, और इसके अलावा शकील अंसारी जी भी और कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही सौमित घोष हैं जो कि टीएमसी के लीडर हैं, साथ ही प्रोफेसर विवेक सिंह हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। सौमित घोष जी, पश्चिम बंगाल में तो खैर खेला होबे और उसका नतीजा भी हमने देख लिया कि जो मुख्यमंत्री का ताज है वो ममता बनर्जी के माथे पर सजा, उनके सर पर सजा। लेकिन 2024 तो अभी बहुत दूर है, अभी से ही सारी मशक्कत शुरू कर दी है। बाकायदा ऐसा लग रहा है कि बिगुल फूंक दिया गया है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खेला हो पाएगा। क्या आसान है इतना? दूर है, लेकिन एक प्लान करना जरूरी होता है और प्लान चल रहा है। सारे के सारे विपक्षी दल अगर एक साथ हो जाएंगे और इसका प्लान होना बहुत जरूरी है। 2024 में इलेक्शन है, अभी भी 3 साल है, 2 साल 2.5 साल से ज्यादा समय है। तो अगर एक फ्रंट होता है, कोई सेकंड, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ऐसा कोई फ्रंट नहीं है, एक ही फ्रंट होगा जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि लोग जो तनाशाही चल रहा है पूरे देश में, पेट्रोल की महंगाई से लेकर, डीजल की महंगाई से लेकर, एलपीजी की महंगाई से लेकर, हर चीज पे ये आप देख रहे हैं कि पेगासस जो स्पाई ऐप, इसके ऊपर भी चर्चा हो रहा है। और खेला होबे की बात जो आप कर रहे हो तो आप लोकसभा, राज्यसभा में भी, टीएमसी की संसदों में ये नारा लगाए थे। अभी टाइम है बहुत सारे, देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन कोशिश तो जारी है। क्योंकि इस बार देश की जनता 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चल रहा है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो सरकार चल रहा है, इससे तरस आ गया है। और एक बात क्लियर हो गया है कि बीजेपी इज नॉट अनबिटन। बीजेपी को हरा नहीं सकते आप, मोदी शाह को हरा नहीं सकते। ये तो क्लियर हो गया कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी ने दिखा दिया है। और कल भी जो अपोजिशन लीडर ममता बनर्जी के साथ मीट करने गए थे अभिषेक बनर्जी के घर में, वहां पर भी एक बात क्लियर हुआ है, उस सबने बाहर आके यही कहा था कि ये क्लियर है कि बीजेपी को हरा सकता है, बीजेपी अनबिटन नहीं है, बीजेपी को हरा सकता है और ममता बनर्जी ने कर दिखाए हैं। तो अगर ममता बनर्जी एक गेम चेंजर हो सकता है, आज भी उसने कहा है, जब सोनिया गांधी जी की घर से बाहर आके भी उसने प्रेस के सामने उसने क्लियर कर दिया कि मैं कैडर की रोल निभाना चाहता हूँ, मैं एक कैडर होके, एक कर्मी होके, एक वर्कर होके, पॉलिटिकल वर्कर होके मैं इस विपक्षी जितने भी पार्टीज है इस पार्टी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप देखते हैं 3 साल तो ज्यादा समय है, बहुत समय होता है, 3 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो अगर ये शुरू होता है, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई शुरू होता है, अगर वो बंगाल में दिखा दिया गया है, क्योंकि आपने देखा कि बंगाल में बीजेपी ने अपना पूरा से पूरा फोर्स यूज किया था, प्रधानमंत्री जी से लेकर होम मिनिस्ट्री से लेकर सारे के सारे बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, जिसमें कार्यकर्ता आए थे। और आईटी सेल भी, अमित मालव को, तेजेंद्र सिंह बग्गा, ऐसे आईटी सेल के जो इसका लीडर है वो भी बंगाल के इलेक्शन में शामिल हुआ था। कोई असेंबली इलेक्शन में इतना फोर्स शायद बीजेपी ने पिछले 21 साल में कभी भी नहीं लगाया था, तो बंगाल के इलेक्शन में उन लोगों ने लगा दिया था। फिर भी ममता बनर्जी ने एक लैंडस्लाइड जीत लिया था। तो अगर इसी स्टाइल से अभी से प्लान किया जाए तो शायद 2024 में जरूर ये तानाशाही जो सरकार चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका एंड हो जाएगा।
ठीक है महेश जी, यहाँ पर अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस दौरान विपक्ष ने थोड़ी सी देर कर दी थी सक्रिय होने के लिए, लेकिन इस बार तो 3 साल पहले से ही तैयारी है। और अभी तक ये कहा जाता था मोदी वर्सेस राहुल गांधी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। तो ऐसे में जो एक नारी शक्ति है उससे मुकाबला है, रणनीति भी बनाने की पूरी तैयारी हो रही है, तो अब कैसे निपटिएगा? हमें तो सबसे पहले इस देश में जो है कोरोना से निपटना है। और जब तक हम कोरोना को नहीं निपटाते तब तक हमारे राजनीति में होने का या सत्ता में होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर ये देश बचेगा, देशवासी बचेंगे, तो निश्चित रूप से हम राजनीति भी कर लेंगे, सत्ता भी पालेंगे। तो ऐसी सोच काश हमारे ममता दीदी के पास होती, जो आज ये थर्ड वेव में के बात जब चल रही है तो उस दौरान वो जरूर इस बात की चर्चा जो है प्रधानमंत्री से करती, देश को बताती, कहती कि प्रधानमंत्री का जो ये चिंता है थर्ड वेव को रोकने की जो कोशिश है उसमें हम सभी लोग सहयोग करें ताकि हम लोग थर्ड वेव को रोक सके। आज अब जरूरत कोरोना को हराने की है तो मोदी को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसी मानसिकता है। ये लोग सत्ता में आएंगे तो सत्ता में किस लिए आएंगे, और सत्ता की लोलुपता जो है, इनको ऐसा ना हो कि इस देश में ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। क्योंकि जिस तरह से इनकी सोच बन रही है, आज जब पार्लियामेंट चल रहा है जिसमें कि सरकार की तैयारी के बारे में सरकार से पूछी जाती, सरकार से जानकारी ली जाती कि थर्ड वेव की क्या तैयारी चल रही है और कैसे बचाव किया जाएगा, तो उस दौरान जो है आप पेगासिस और आप किसान और आप ये पॉलिटिकल अलायंस और आप ये तमाम तरह की ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की। अगर पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता सिर्फ इसके लिए सत्ता में राजनीति में है कि किसी तरह से हिंद प्राकेट सत्ता को हासिल करे और उसके लिए इस तरह की कवायद शुरू करे, दिल्ली आए और उसके बाद तमाम लोगों से मिले और एक गोलबंदी करे, लामबंदी करे, बजाय कि आज ये कहे कि भाई आज हम कोरोना को लेकर जिस तरह से हमारी अर्थ की नैया डूब रही है या हम आर्थिक और तंगियों में फंसे ना, इसके बारे में कोई चर्चा करे, इसके ऊपर कोई वो मांग करती प्रधानमंत्री से कि आप जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए इसके ऊपर, ताकि राज्यों की स्थिति को भी वहाँ राज्य भी अपनी स्थिति को रख सके। इस तरह की कोई दूरदर्शी बात करने के बजाय ममता जी ने ठीक है एक नया राजनीतिक सगुफा जोड़ा। प्रधानमंत्री की मीटिंग से ये बोल चुका है। हाँ, आप थोड़ा अपडेटेड होकर आइए, आप थोड़ा अपडेटेड होकर यहाँ पर आइए, क्योंकि कल की जो मीटिंग था पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की, उस पे ममता बनर्जी ने क्लियरली कहा है कि वैक्सीनेशन की जो कमी है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी वैक्सीनेशन की कमी उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात करी, बाकी वो इस देश से कोई लेना देना नहीं। नॉन बीजेपी स्टेट में ही वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। और दूसरा बात यह है, वैक्सीनेशन के बाद आपने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ इस पर बातचीत करना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो आर्थिक स्थिति के बारे में आपने जो बताया अभी आर्थिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, जहां पर बीजेपी का हर एक एमपी शामिल हुए थे, उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हमारे देश का पीएम मोदी जी वहां पर कहा है कि अभी से अभी 2047 का इंडिपेंडेंस डे को लेकर प्रोग्राम तैयार कीजिए। ये पीएम मोदी ने कहा है। या आर्थिक स्थिति के बारे में बात नहीं किए थे उनने। अगर वो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, आपने कहा ऑल पार्टी मीटिंग की मांग भी कल प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा कि 75 गांव में जाइए और 75 घंटा बिताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली आके पॉलिटिकल नहीं महेश जी, ठीक है महेश जी, कोरोना सिर्फ शहर या गांव देखकर नहीं फैलेगा। कोरोना शहर या गांव देख के नहीं फैलेगा कि देखिए शहर है मुझे यहाँ जाना है, गांव है मुझे वहां नहीं जाना है।
ठीक है, ये तो आप बिल्कुल दलील मत दीजिए। खैर, अभी यहाँ पर अजय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दलील कांग्रेस की के बात प्रवक्ता। नहीं है। आऊंगी आपके पास दोबारा भी महेश जी, बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने के लिए, लेकिन अजय उपाध्याय जी हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई है ममता बनर्जी की, कुछ बताइएगा कि बातचीत हुई क्या है? मदद करेंगे सोनिया गांधी ममता बनर्जी की, बनाएंगे उन्हें नेतृत्व, उनका स्वीकार करेंगे क्या? देखिए, एक औपचारिक मुलाकात है, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बार की जो लड़ाई थी, जंग थी बंगाल की राजनीति में, और एक तरह से भाजपा पूरी अपनी टीम के साथ बंगाल में उपस्थित थी। प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल रहा, 2 महीने तक लगातार लड़ता, उखड़ता, घबराता, फड़फड़ाता रहा, और अंततः जो है रिजल्ट ममता जी के पक्ष में आया है। उसके बाद वो दिल्ली आई हैं और वो सबसे मिली हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिली हैं और बाकी नेताओं से मिली हैं, और निश्चित तौर पे सोनिया गांधी जी के प्रति उनका एक अलग से भाव शुरू से ही रहा है। आज की मुलाकात का वो फीलिंग भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं ममता जी का पुराना संबंध कांग्रेस से था, है। मुझे लगता है कि उनकी वैचारिक आधार टीएमसी जो नाम है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के परिवार की ही, यदि ब्रोडर परिवार की बात करें तो उसकी वो एक पार्ट है। ठीक है, मेरा सवाल ये था अजय जी, मेरा सवाल ये था कि क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व कांग्रेस स्वीकार करेगी और उसमें सोनिया गांधी क्या उनकी मदद करेंगी? ये है मेरा सीधा सवाल। देखिए प्रियंका जी, अभी चूंकि अर्ली होगा कुछ भी ये बात करना, वो आई है एक फॉर्मल मीटिंग करने, बात करने, मिलने, और निश्चित तौर पे आज एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विपक्ष को एक मंच पे आने की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर विवेक जी के पास जाऊं, ठीक है, वो नेतृत्व भी करना चाहती हैं, और नेतृत्व करने के दरमियान ही वो यहाँ आई हैं, और कांग्रेस पार्टी और बाकी सभी दलों के लोग जिस तरह से आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पेगासस को लेकर के और कोरोना के कुप्रबंधन को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया, सरकार चर्चा नहीं टीएमसी के प्रतिनिधि भी थे क्या वहां पर? हाँ, उसमें उनके भी प्रतिनिधि सांसद थे, और वो एक अलग तरह की मीटिंग है, और ममता जी का एक सौहार्दपूर्ण और व्यक्तिगत कहीं ना कहीं मुलाकात सबसे है। ब्रोडर रूप में देश की राजनीति चूंकि एक दिशा ले रही है, करवट ले रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि क्षेत्रीय दल जितने भी हैं उनकी अपनी अहमियत बढ़ी है, और भाजपा को कई जगह उन्होंने शिकस्त दी है। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो कांग्रेस का जो अपना जनाधार कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक है, उसमें कांग्रेस एक ब्रोडर बड़े भाई की भूमिका में देश की राजनीति में है। आगे भविष्य में तय होगा कि क्या होगा, कौन लीडर बनेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि मोदी जी और मोदी जी के प्रवक्ता भाई महेश वर्मा जी को दर्द होना स्वाभाविक है। उनके पेट के दर्द को मैं समझता हूं। आने वाला 2024 बहुत कठिन है, जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी और महामारी का दौर रहा, और जिस तरह इनका कुप्रबंधन रहा है, उससे ये कहीं ना कहीं व्यथित होते तो अच्छी बात होती, लेकिन नहीं है। किसानों के मुद्दे पर भी वही रहा, और अब जासूसी में ये आ गए हैं। अब इनकी पूरी सरकार जासूसी करने और कराने में लगी हुई है, और इस पर चर्चा कराने की जब बात आती है तो हठधर्मिता के रूप में उतर जाते हैं। पूरा देश देख रहा है, और विपक्ष कहीं ना कहीं इसका जवाब, और विपक्ष सदन चलने ही नहीं देता है। नहीं, ये इसमें ऑपोजिशन का रोल नहीं है। यही तो दुखद है कि हम तो कहते हैं कि एक चर्चा कराना है, उसको आप मान लीजिए, चर्चा आप जब चाहे करा लीजिए, लेकिन इस सेशन की शुरुआत में कम से कम मुद्दे तो तय कर लीजिए। मुद्दों में पेगासस, चूंकि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम इसलिए मान रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव का पार्लियामेंट में लोक संसदीय परंपरा में एक अपना महत्व है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। कितनी बार विपक्ष ने, जब ये लोग विपक्ष में थे तब भी मांग करते थे, और वो चर्चाएं होती थी जब देश हित में हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो। आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा से इसलिए जुड़ा हुआ है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के लोगों का भी इन्होंने जासूसी कराई, देश के चुनाव आयोग के लोगों का भी हुआ, आप जैसे पत्रकारों का भी हुआ है। आखिर ये जासूसी क्यों कराई है, और यदि इन्होंने नहीं कराई है तो इन्हें तो और स्पष्ट रूप में आना चाहिए, कौन कराया, इस पे तो 100%। ठीक है प्रोफेसर विवेक जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है जी, आपकी बात आ गई विवेक जी। यहाँ पर अभी जिस तरीके से कहा बाकायदा कांग्रेस के प्रतिनिधि अजय उपाध्याय जी ने कि इस वक्त बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष सक्रिय हो रहा है, ये उनके अल्फाज हैं, और खासतौर पर उन्होंने महेश जी का भी नाम लिया। लेकिन क्या यहाँ पर थोड़ी सी सनसनी या फिर थोड़ी सी हलचल क्या कांग्रेस खेमे में नहीं होगी? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर शीर्ष नेतृत्व, विपक्ष का नेतृत्व सोनिया गांधी बतौर ममता बनर्जी अगर स्वीकार करती हैं, तो राहुल गांधी के साथ क्या पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ परेशानी नहीं होगी क्या? क्योंकि भाई लीडर तो वो राहुल गांधी को बनाना चाहती हैं, नेतृत्व ममता बनर्जी का कैसे स्वीकार कर लेंगे? देखिए प्रियंका जी, जो है भानुमति का तुलना वाला पूरा खेल है। अभी यहाँ पर बात हो रही थी किसके पेट में दर्द होगा, तो
मुझे लगता है मेरी बात 2 मिनट सुन लेंगे, इसके लिए पेट में दर्द नहीं होगा। देखिए, रही बात यहाँ पे 3 बातें आई हैं, संसद के बारे में, जासूसी के बारे में और ममता दीदी के बारे में। तो मैं 30 सेकंड लेकर तीनों के बारे में। देखिए, जहाँ तक संसद की बात है, हम सब लोग देख रहे हैं 1 हफ्ते से संसद बिल्कुल ठप कर दी गई है, बिल्कुल चल नहीं पा रही है। और कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किस तरह से हताशा में है और निराशा में है। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने कोरोना को लेकर जिस तरीके से और वैक्सीनेशन को लेकर जिस अच्छे ढंग से काम किया है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वाहवाही हो रही है, कहीं न कहीं उस 4,22,022 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए अजय जी, आऊंगी आपके सरकार पास। से बदनाम कर सकते हैं। और संसद मानसून सत्र होने के कुछ दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही यह नया शेड्यूल आया है और जिसको हम बार बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है, इजरायली कंपनी है, उस कंपनी का ने भी बोल दिया है कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जब आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, जब सरकार बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं? रही बात संसद की, तो देखिए, अभी आज भी आपने देखा होगा कागज फाड़ के फेंक दिए गए। आपने देखा होगा किस तरीके से टीएमसी के लोग बार बार संविधान का दुहाई देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आप कैसे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं? आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आप संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान बहुत करते हैं। तीसरी बात में ममता बनर्जी के ऊपर आता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि पूरे देश में खेला होगा। एक स्टेट में खेला हो सकता है, पूरे देश की खेल नहीं हो सकता। मुझे बताइए कि बंगाल से सटा हुए बहुत सारे स्टेट है, बिहार है, झारखंड है, कोई जानता है ममता बनर्जी को? कोई कहीं उनको स्वीकारता है? कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल एक स्टेट को छोड़ के। एक स्टेट की मुख्यमंत्री जो कि अपनी विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा कि हम मुख्यमंत्री से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यह बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है। जी, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो अपना अस्तित्व बजा पार्टी से कोई उनको स्वीकार नहीं करेगा मेरे ख्याल से, न कांग्रेस, न एसपी, न लेफ्ट, न एनसीपी, कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर देखा जाए, लेकिन उसके लिए हम एक चीज को गौर करना पड़ेगा यहाँ पर विवेक जी, कि अभी 3 साल का समय है। चेहरे पर अगर बात हो रही हो तो ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय यहाँ पर पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस की बात की जाए, तो क्या वो ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेगी? मसले बहुत है यहाँ पर और उसी पर चर्चा भी लगातार की जा रही है। सौमित जी, हमने बंगाल विधानसभा चुनाव में देखा कि जब बदकिस्मती से ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी दुर्भाग्य से, और उसके बाद उनको प्लास्टर लगाना पड़ा। देखा गया कि किस तरीके से बाकायदा उन्होंने प्लास्टर लगाकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई लोगों से मुखातिब हुई, और अब पता चल रहा है कि उन्होंने फोन पे भी प्लास्टर लगा लिया है पेगासस जासूसी कांड को लेकर, और वो लगातार हमलावर भी बनी हुई है इस मसले को लेकर। लेकिन पेगासस के मामले को पूरे विपक्षी दल के साथ जोड़ना इतना आसान लग रहा है आपको? क्योंकि खासतौर पे जैसे विवेक जी कह रहे हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों में क्या उतनी पहचान है ममता बनर्जी की, और हिंदी भाषी होना भी जरूरी है। झारखंड में हाँ बिल्कुल है। झारखंड तो हमारा नेबर स्टेट है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आपको डेमोग्राफी देखेंगे, जियोग्राफिकल स्टेटस देखेंगे, तो झारखंड में जो हमारा जंगल माहौल है, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, ये जो स्टेट है जहाँ पर टीएमसी ने इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट किया, स्पेशली इन झारग्राम which is very close to झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर आए थे कैंपेनिंग के लिए, और हेमंत सोरेन जी के साथ अच्छी खासी रिलेशन है। वहाँ पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गवर्नमेंट चल रहा है। देयर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ झारखंड, ममता बनर्जी के साथ। और अगर आप कहेंगे कि आसाम में हमारा जो बंगाली स्पीकिंग पर्सन बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बिहार में जो किशनगंज इलाका है, जो उत्तर दिनाजपुर की एकदम साइड पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी का रोल क्या होगा। आप बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इसका नेतृत्व में चलेंगे, क्या सोनिया गांधी इसके नेतृत्व स्वीकार करेंगे। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये ममता बनर्जी क्लियरली कह चुके हैं कि मैं एक कैडर की रोल निभाऊंगा। अब जब रामायण हुआ था ना, रामायण में जब राम सेतु बन रहा था, उस समय वानर सेना का भी एक रोल किया था। उस समय वानर सेना का भी रोल था। तो ये एक छोटा सा रोल निभाना चाहते हैं। वहाँ पर जटायु का भी एक रोल था। सोमित जी, कहना क्या चाह रहे हैं रामायण में? जो आप रामायण का उदाहरण दे रहे हैं और वानर सेना का जिक्र कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहने, कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं इस उदाहरण के जरिए? वेरी क्लियर, ममता बनर्जी विल बी प्ले ए वेरी गुड रोल। शी विल प्ले ए गेम चेंजर, शी विल बी ए गेम चेंजर। लेकिन इस पे ऐसा कोई बात नहीं है
कि इसको इसके नेतृत्व में चलना है या किसी और को उनके नेतृत्व पे चलना है। मतलब आप ये कह रहे हैं सौमित जी, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं सौमित जी बीजेपी कि को हराना है, देश से बीजेपी को हराना है। हाँ। जो ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए सारी जो अपोजिशन पार्टी है, सारे जो अपोजिशन लीडर है, उनको एक साथ होना है, और उसको एक साथ करने का जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, ज्वाइंटली जो प्रोग्राम बनाना है अगले 3 साल में, उसमें ममता बनर्जी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज ए कैडर। ठीक है। कभी उसने ये नहीं कहा आई विल बी द लीडर। और एक बात, ये ममता बनर्जी की जो ऐसे अभी जो विवेक जी ने कहा है कि ममता बनर्जी की दूसरी क्या स्टेट में क्या एसेट है, क्या एसेट नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो है कि ममता बनर्जी ने जैसे ही मूव करना शुरू कर दिया, त्रिपुरा में 21 आईपैक जो तृणमूल कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करने त्रिपुरा में गया, 20 लोग देर की बीजेपी की सरकार, वहां पर उन लोगों को होटल में होम अरेस्ट कर दिया। आज टीएमसी की तरफ से 3 मंत्री इंक्लूडिंग ब्रात्य बसु एंड इंक्लूडिंग मलय भट्ट टू कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उन लोगों ने त्रिपुरा में गया है। तो आपको शायद पता चल रहा है कि ममता बनर्जी की इस मूवमेंट से बीजेपी को कितना डर हो गया कि आईटेक का कुछ एम्प्लॉयज को भी वो होम अरेस्ट कर रहा है त्रिपुरा में। सौमित जी, चलिए ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई तो मेरे भी 2 सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल ये है कि जो शुरुआत करता है या जो आगाज करता है, पश्चिम बंगाल से निकलकर ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं और वहां पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मशक्कत ममता बनर्जी की साफ तौर पे दिखाई दे रही है हर विपक्षी दल को एक मंच पर लाने की। और ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि वो एक छोटा सा रोल प्ले करना चाहते हैं, यानी कि जब लीडर की बात आएगी तो क्या चांदी की थाली में परोस कर उस लीडरशिप को किसी और के पास भेज देंगे क्या ममता बनर्जी? या फिर जब पीएम की कुर्सी की बात आएगी तो उस दौरान भी चांदी की थाली में राहुल गांधी को परोस दिया जाएगा क्या? वो तो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का अगर पॉलिटिकल करियर आप देखेंगे, ममता बनर्जी ने शुरू किया था राजीव गांधी के साथ। जब राजीव गांधी सेंट्रल में पीएम था, देश के पीएम था, उस वक्त ममता बनर्जी ने पहले बार अपनी एमपी बना। उसके बाद उसने कई बार सेंट्रल में मिनिस्ट्री बना, रेलवे मिनिस्टर बना, कोल मिनिस्ट्री बना, 2-3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बना। देखिए, कुर्सी का लालच ममता बनर्जी को कभी भी नहीं है। ममता बनर्जी ने एक बात क्लियर कर दिया है, टीएमसी के हर एक वर्कर को यह बात क्लियर है कि हमारा एक ही बात है, देश की बहुत सारी जनता, ये सरकार तो चल रहा है, जो महंगाई बढ़ रहा है हर दिन, जो आम नागरिक का जो मौलिक अधिकार होता है, उसको भी इन लोगों ने दांव पे उठा दिया है। पेगासस से लेकर क्यों बातचीत नहीं कर रहा है, क्यों इसको लेकर लोकसभा या राज्यसभा में एक सेशन नहीं हो रहा है? सवाल तो इस पे है, इस पे चर्चा होना चाहिए। और अगर इस सरकार को हटाना है, क्योंकि महंगाई चल रहा है, अभी यहाँ पर जो बीजेपी के दादा हमारे यहाँ पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो वैक्सीनेशन, अगर आप कह रही है आप वैक्सीनेशन भी तो सही तरफ से नहीं हो रहा है। ठीक है, देश में हर एक स्टेट में जो नॉन बीजेपी स्टेट है, या वैक्सीनेशन 100% कर चुके हैं, हम 100% तो छोड़ दीजिए, 60% हुआ है। अर्बन एरिया रूरल एरिया मिलाकर 60% वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है इंडिया में। ठीक है, नहीं हुआ है। ठीक है, आप हमारा प्रतिवेशी देश भूटान में देख लीजिए, वहां पर 90% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है महेश जी, क्या बिल्कुल क्या यही सारे हालात है महेश जी जो कि बीजेपी को आने वाले समय में भारी पड़ सकते हैं? अभी तो 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, 2024 को लेकर अब विपक्ष भी सक्रिय और उसके साथ ये एजेंडे भी उसके पास है। पेगासस है, कोरोना है, अव्यवस्थाएं हैं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, तो ये सारी की सारे हालात कहीं बीजेपी के खिलाफ तो नहीं चले जाएंगे, या अभी भी मोदी जी के चेहरे पे ही भरोसा है? महेश जी, आवाज मिल रही है? ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही अभी महेश जी की साफ तरीके से। हेलो जी, हेलो जी, जवाब दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की राजनीतिक कवायद अभी देश में चल रही है, उससे इतर तो मैंने जो बात आपके सामने रखी वो तो है ही। साथ में अभी देखिए कि पैनल पे ही, आपके इस डिबेट पे ही अटक से कटक तक, कांग्रेस से कन्याकुमारी तक अजय जी ने जो बात रखी और कहा कि बड़े भाई के रोल में कांग्रेस रहेगी, तो अमित घोष जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह के राजनीतिक मतभेद जो है ना, इनको कहीं ना कहीं इनकी किसी भी महत्वाकांक्षा को, जो अति महत्वाकांक्षा कही है, उसको पलीता लगाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो ममता जी की पृष्ठभूमि रही है, वो कभी किसी की सगी नहीं रही। वो हमारे साथ भी रही, मुलायम सिंह जी के साथ रही,
कांग्रेस को उन्होंने, अगर किसी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एलिमिनेट करने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, हाँ, उसको सामूल नष्ट करने का काम किया, तो ममता बनर्जी ने किया। तो ये चीज वो दीमक की तरफ उन्होंने कांग्रेस को चाट गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस की मजबूरी है कि उसके पास वैसा नेतृत्व नहीं है, वो उस तरह से कोई चीज आगे लेकर चल नहीं सकते हैं। उनकी मजबूरी है कि ममता जी के स्वर में स्वर मिलाना है, बेशक वो ममता जी उनको कहीं की ना छोड़ें। अब रही बात कि आज की डेट में कि ये राजनीतिक आवश्यकता या ये राजनीतिक ताना बाना जोड़ने का ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, ये 2014 से लेके और 2021 के बीच में कम से कम आपको मैं बताऊं कि 9 से 10 बार इस तरह के प्रयास किए गए। ठीक है। या वो कर्नाटक में हो, वह सबसे पहले जंतर मंतर पे हो, हाँ, उसके बाद फिर अपना महाराष्ट्र में हो, लेकिन कहीं शरद जी का अलग है, कहीं ममता जी का अलग है, कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के ख्वाब अलग देख रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव अलग देख रहे हैं। तो ये जितने भी हैं, ये सारे जो है ये देश में किसी तरह से प्रधानमंत्री के लिए बनने के जुगड़ में और जुगत में लगे हुए हैं। और इन सब चीजों को पलीता लगाने का काम जो है वो कांग्रेस अच्छे से कर देती है। अभी हाल में ही देखिए ना, शरद पवार जी ने क्या किया। जब शरद पवार जी ने एक मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में चाय पे जब जसवंत सिन्हा और तमाम बड़े बड़े दिग्गज जब इकट्ठे हुए, हाँ, और उसमें कांग्रेस को बुलाया गया, कांग्रेस कहाँ आई? तो पहले ये तय कर लें कि कांग्रेस के बिना ये कोई राजनीतिक कवायद हो रही है, कांग्रेस के साथ हो रही है। और आज देश में जरूरत किस बात की है, और ये सत्ता के जो संघर्ष है इनका, वो जनता के लिए कितना मुफीद होगा, जनता के लिए कितना कल्याणकारी होगा। बीजेपी के लिए ठीक है, मानते हैं कि विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन विपक्ष का दारोमदार है कि वो लोकतंत्र की हिफाजत करे, लोकतंत्र को बचाए, क्योंकि बीजेपी से खतरा लोकतंत्र को बना हुआ है। लेकिन ये हिफाजत होगी कैसे, विपक्ष एक मंच पर आएगा कैसे? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अगर देखा जाए, जो सवाल मैंने सोमी जी से पूछा था कि बाकायदा अगर लीडरशिप की बात होगी या पीएम सीट की बात होगी, तो क्या चांदी की थाली में सजाकर ये मौका किसी और को दे दिया जाएगा? ये तो खैर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तो बात की बात है। लेकिन एक चीज तो सिद्ध होती है कि कांग्रेस सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी मानी जाती है, और ऐसे में ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करना, ऐसे में क्या प्रशांत का जो किरदार है, प्रशांत कुमार का, वो यहाँ पे कुछ अहम भूमिका निभाने वाला है? पुल का काम करेंगे क्या वो कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, या फिर ये कहा जाए कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, प्रशांत किशोर की अपनी भूमिका है और एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह, और एक तरह से एक स्ट्रेटेजिस्ट की तौर पे उनकी जो अपनी भूमिका रही है चुनावी सिस्टम में, हम सबने देखा है। और मुझे लगता है कि यदि विभिन्न दलों को एक मंच पे लाने में, कोऑर्डिनेशन में यदि कुछ काम वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप ही बोलिए, जरा पूछिए, महेश जी भी हैं, 2013 में 12 में मोदी जी चेहरा थे देश के, भाजपा के अंदर चेहरा नहीं थे देश की, तो बात छोड़िए। उससे पहले की भी जब हम बात करेंगे कई सरकारों की, जब एनडीए की बात होती थी, और उससे पहले की भी सरकारों की, जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी बहुत पहले, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन परिस्थितियों के हिसाब से होता है। जनता नेता चुनती है और जनता तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में आएगी, और इस बात को मैं पूरी तरह सहमत हूं। 2 बार मोदी जी यदि चुनाव जीते हैं तो जनता नहीं जिताया है उनको भी। आने वाले समय में गठबंधन, पहले भी इन लोगों ने भी, वाजपेयी जी के समय में भी 28 पार्टियों की सरकार होती थी, तो विपक्ष एकजुट यदि एक मंच पर आने का प्रयास करेगा तो मुझे लगता है कोई विवाद की बात नहीं है। जहां तक लीडर चुनने की बात है, ये समय और परिस्थितियों के हिसाब से होता है। उससे पहले भी जब 2005 में वाजपेयी जी 4 में होते थे, और उस समय भी जब बात आई थी तो कोई लीडर नहीं था देश में, वाजपेयी जी वर्सेस विपक्ष ही था, और 10 साल तक सरकार चली कांग्रेस की, यूपीए की। उससे पहले, यदि वाजपेयी जी के सरकार के पहले की भी बात हम करें तो कोई फिक्स चेहरा नहीं था, लेकिन सरकार चली, कांग्रेस के अगेंस्ट वो सरकार थी। ये चलती रहती है, राजनीतिक दृष्टिकोण है। देश में मुद्दा
बेस्ड यदि राजनीति आप करेंगे, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी में, महामारी में जो कुप्रबंधन है या बाकी जो मुद्दे हैं, सरकार जिस तरह से एक पर एक मुद्दों पर फेल हो रही है और मुद्दों को भटका करके प्रवक्ता और सरकार के लोग जो है जिलेबी बनाते हैं आकर के पब्लिक डोमेन में, तो ये जनता देख रही है। एक बार आपको धोखा आप दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, 3 बार धोखा देंगे, कितना धोखा देंगे? न रोजगार मिला लोगों को, 15 लाख रुपए भी नहीं मिल पाए, उल्टे लोगों की जान जा रही है। आज 4,22,022 तो आज का डाटा ऑफिशियल लोगों की जान जाने की है। गैर सरकारी डाटे यदि देखें तो 50 लाख से ज्यादा के लोगों की मौत के आंकड़े पूरा देश देखा है। कहीं ना कहीं एक पब्लिक के डोमेन में है, अब खलबलाहट है। किसान के मुद्दे को लीजिए, किसान आंदोलित है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष कोई बात जनता के हित में उठाती है, सरकार सुनने को नहीं है। इसी तरह से यदि देखेंगे आप तो श्रमिकों के आंदोलन को लेकर, श्रमिक आंदोलन भी बहुत सारे हुए, उनके अधिकारों का भी हनन है सरकार की, कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन की। जैसे अभी कोरोना के नाम पे उन लोगों का डीए और इंक्रीमेंट रोक दिया गया। क्या सरकार ने अपना कोई ऐसा फिजूल खर्ची रोका? एक उदाहरण होता कि जो काफिला चलता है मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री जी का, उसमें 1-2 गाड़ी भी कम हो गई होती, जिससे कि लगता कि जनता के हित में फिजूल खर्ची सरकार के पक्ष में भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी कम करते हैं। कर्मचारियों का आप रुपया काट लेंगे, जो महंगाई दूसरी तरफ बढ़ा देंगे, तीसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है। देश की हालत बहुत खराब है और जनता विपक्ष का भूमिका आने वाले समय में अदा करेगी। जनता ही तय करेगी कि देश का नेता के कौन होगा। अभी विपक्षी पार्टियों का भी दायित्व है कि इस तरह की तानाशाही सरकार से, लोकतंत्र विरोधी सरकार से, जनहित के विरोध में जो काम करने वाली सरकार है, उससे जनता को कैसे राहत दिलाए। और उसका एक प्रक्रिया चलेगा, आएगा समय में। ममता जी का आज आना जो है, कहीं ना कहीं एक सौजन्य भेंट उनकी है, मुलाकात है। मुझे लगता है कि अर्ली होगा ये कहना कि देश का अगला विपक्षी पार्टियों का जो नेतृत्व करेगा वो करेगा। सामूहिक नेतृत्व भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष का भी नेतृत्व हो सकता है, जो पार्टियों का, यानी कि अगर देखा जाए तो विपक्षी एकता का होना तय है, विपक्षी एकता का होना तय है, लेकिन लीडर के चेहरे को लेकर अभी असमंजस है कि लीडर कौन होगा। ठीक है प्रोफेसर विवेक जी, ये अगर देखा जाए अभी जो हालात हैं उस बाबत विपक्ष एक साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सोच और विचारधारा दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर विपक्षी सभी एक साथ आते हैं, एक मंच पर आते हैं, जैसा कि एक कयास हमने बाकायदा देखा था, कवायद 2019 में भी देखने को मिली थी, तो क्या इस बार सभी हालात को देखते हुए, महंगाई और दूसरे मुद्दे को देखते हुए, क्या विपक्षी एकता चुनौती बनेगी क्या बीजेपी के लिए? देखिए प्रियंका जी, एक बात मैं अजय जी की बात से सहमत हूँ कि किसी भी पार्टी को जिताना हराना और किसी पार्टी के गठबंधन से नहीं बल्कि जनता तय करती है। देखिए जो विपक्षी एकजुटता है नहीं है, हमने 1975 में भी देखा, 1989 में, 91 में, सबने देखा है। तो ये लोग आते हैं, लेकिन 1% यह भी है कि कांग्रेस की उसकी अगर बुरी है तभी सरकार चलती है। अगर कांग्रेस बुरी नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई सरकार 5 साल पूरा नहीं जीता है। आप इतिहास देख लीजिए। देखिए अभी बाहरी लोगों की बात कर रहे थे हमारे टीएमसी के नेता, सबसे ज्यादा बाहरी लोगों की बात तो ममता बनर्जी ने नहीं किया था जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा था। अब वो बाहर किसी कैसे जो है वोटर्स के पास जाएंगे। देखिए आपका प्री पोल अगर अलायंस है, 2024 से बहुत बड़ी दूर की बात है, 2022 को देखना है, इतने का प्री पोल अलायंस जो होता है इसके लिए चेहरा चाहिए, प्रधानमंत्री का एक चेहरा आपको दिखाना पड़ता है। देखिए अभी एक बड़ी गजब की बात की गई थी, खास करके बात की गई थी वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए वैक्सीनेशन को लेकर जो अभी कांग्रेस जी ने बात किया है, देखिए हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूपी, यूएसए से हम कंपेयर नहीं कर सकते। 140 करोड़ लोगों का देश है, आप कैसे बात कर रहे हैं? इतनी चीज तरीके वैक्सीनेशन हो रहा है, 140 करोड़ का देश है, आपको इस बात को समझना चाहिए। और ग्रामीण पक्ष की आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण पक्ष में वैक्सीनेशन तो तब होगा ना जब जनता सामने आएगी। वहाँ के लोगों को मैं तो जानता हूँ, मैं गाँव से भी बिलोंग करता हूँ, वहाँ के लोग जनता सामने निकल के आ नहीं रही है टीकाकरण लगवाने के लिए। कुछ चुनौतियां हैं तो बात बराबर है, लेकिन आज इंडिया के कंपेयर आप भूटान और पाकिस्तान से चित्र मत करिए। और रही बात महंगाई की, तो एक बात सब लग सकता है, महंगाई किस शासन में, किस कालखंड में नहीं बढ़ी है। इन्फ्लेशन तो हरदम रहा है। आप किसी का सोचा उठा के देखिए, कहीं 3%, कहीं 7%, कहीं 10%। कांग्रेस के बारे में ज्यादा इन्फ्लेशन था। अगर मैं आप में वही इकोनॉमिक्स का ही प्रोफेसर हूँ, तो अगर आप देखिए तो ज्यादा महंगाई तो कांग्रेस के जमाना में जो है 11 से 12%, अगर आप एवरेज देख लीजिए।
जय, इस बार विपक्ष एक साथ आने की कवायद कर रहा है, लेकिन 2019 में भी ऐसी कवायद देखने को मिली थी। खासतौर पर बिहार चुनाव में भी ऐसी कवायद देखने को मिली। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 2022 में जो होना है उसको लेकर भी बाकायदा छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन थर्ड फ्रंट प्रभावी कितना होता है, बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, 2019 में भी देखा गया था कि किस तरीके से विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही थी। कर्नाटक में भी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आई थी, बाकायदा एक मंच पर सभी नेता नजर आ रहे थे, दिग्गज चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन उसका कोई खास नतीजा तो निकला नहीं। तो ऐसे में इस बार क्या कोई अलग रणनीति है क्या प्रशांत किशोर को लेकर, उनको भी साथ लेकर अगर बात की जाए तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले बार जो हुआ है उससे हर बार आपका जो एग्जीक्यूशन आप करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो पिछले बार ऑर्गेनाइज नहीं था, इसलिए इस बार 3 साल पहले से एक प्रोजेक्ट लेकर एक बातचीत शुरू हुआ है। 3 साल पहले, दिस इज टू अर्ली, जो अभी भी अजय जी ने कहा यहाँ पर कांग्रेस की कि दिस इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि कौन बनेगा लीडर और कौन नहीं लीडर बनेगा, ये बहुत जल्दी है प्रेडिक्ट करना। टाइम है अभी 3 साल। पहले दौर से इन जो सरकार में जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो बेरोजगारी है, वैक्सीनेशन है, कोविड सिचुएशन को आप संभाल नहीं सकते हो सरकार की तरफ से, उसके लेकर पब्लिक में, आम नागरिक में आंदोलन, जो नागरिक आंदोलन होता है उसको अगर क्रिएट करना चाहिए हर एक दल मिलकर, इसको लेकर चर्चा हो रहा है। और विवेक सिंह जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको लगता नहीं है, मैं कभी लग रहा है कि महेश जी यहाँ पर बीजेपी से नहीं बैठे हैं, विवेक जी शायद बीजेपी से बैठे हैं, क्योंकि विवेक जी अभी कहा है कि वैक्सीनेशन का परसेंटेज आप पाकिस्तान या भूटान या नेपाल से नहीं कीजिए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का परसेंटेज पाकिस्तान से नहीं करूंगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान को मैं भेज सकता हूँ, उसकी पूछ देश के साथ तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसका एग्जाम्पल भी नहीं लाया। मैं भूटान का एग्जाम्पल लगा, जो भी है उसको पाकिस्तान क्यों याद आया मुझे पता नहीं है। बात यह है कि वैक्सीनेशन का परसेंटेज अभी तक कितना है। और एक बात मैं विवेक जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की इलेक्शन के पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में गए थे और बांग्लादेश को वैक्सीन दिया गया था। भारत में जो मैन्युफैक्चर हुआ है जो वैक्सीन, उस वैक्सीन बांग्लादेश को भी दिया गया था और DP3 और वर्ल्ड की बहुत सारे देश को भी हमारे देश का वैक्सीन दिया गया था। कोई बात नहीं, दे सकते हैं, लेकिन पहले जो यहाँ पे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है उनका वैक्सीन के क्या बात करेंगे दीपक जी? क्यों वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात कीजिए ना कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है। आपको भी कोरोना हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग बैठे हैं सब लोगों को कोरोना हो सकता है। तो वैक्सीन तो हमारे सबके लिए जरूरत है। कोविड तो किसी पार्टी देखकर नहीं होता है कि ये बीजेपी करता है इससे कोविड नहीं होगा, ये टीएमसी करता है इससे कोविड हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा बात बहुत क्लियर है कि वैक्सीनेशन क्यों जल्द से जल्द वैक्सीन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों देश की हर एक नागरिक के 1 साल लीजिए 2 साल लीजिए, लेकिन वैक्सीनेशन तो कंप्लीट करना चाहिए। इस दिसंबर में जो दिसंबर ये दिसंबर में 1 साल हो जाएगा वैक्सीनेशन का। जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए ना, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, वो नहीं दबा रहे, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल है ना। महर्षि आप अभी कहे थे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दीपक की इधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी वैक्सीन को लेकर, कोविड को लेकर बात करना चाहिए, तो मैं तो वैक्सीन को लेकर बात कर रहा हूँ। इसका भी बात आप जवाब दे दीजिए ना, क्यों वैक्सीन नहीं मिल रहा है। चलिए, इनकी तसल्ली के लिए इसका जवाब दे दीजिए महेश जी। सोमित जी की तसल्ली के लिए जवाब दे दीजिए महेश जी। बिल्कुल देंगे। देखिए सोमित जी, एक बात आपको मैं बताऊं कि अभी अजय जी ने कहा कि 50 लाख मौत हो गई, आपने कहा कि महंगाई बढ़ी, आर्थिक बदहाली बढ़ी, देश में बेरोजगारी बढ़ी। दिल पे हाथ रख के पूछो कि पार्लियामेंट चल रहा है, राहुल गांधी जो और कांग्रेस और आप लोग तमाम लोग पेगासिस को लेकर जिस तरह से शोरगुल हो हल्ला हंगामा हो रहा है, किसी ने एक सवाल भी पूछा इस पे कि 50 लाख लोगों की मौत हो गई और लोगों की मौत ना हो उसके लिए क्या इंतजाम सरकार ने किया है? नहीं पूछा ना। और इसके साथ एक बात सुन लो, पूरी बात सुनो, मैं शांति से सुनाऊं, धैर्य से सुनाऊं, थोड़ा सभ्य तरीके से। अब आपने सवाल पूछा तो जवाब दे तो रहे, जरा जवाब भी तो सुन लीजिए ना। दूसरी बात आपको मैं कहूंगा कि अगर आप सच में आप इतना सीरियस हो, गंभीर हो, देशवासियों के लिए, देश के लिए कोई सोच रखते हो तो कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, आपकी राजनीति में भी दिखना चाहिए। आज आपको जो है, उन्होंने विवेक जी ने क्या कहा
सही कहा कि अगर आप राजनीति करने चले हो और देश की नब्ज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जरूरत क्या है, तो आप क्या खाक राजनीति करोगे। ठीक है, राजनीति करने का एक जो मिजाज होना चाहिए तो आपके पास है कहाँ। ठीक है अजय जी, 50 लाख ठीक है आपकी बात आगे महेश जी। ठीक है, एक मिनट सुमित जी रुक जाइए, टाइम कम है मेरे पास, रुक जाइए जरा। ठीक है, एक मिनट अजय जी, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे। सोनिया गांधी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन क्या राहुल गांधी के मन में भी है? देखिए, अभी देश की समस्याओं को लेकर के अच्छा, विपक्ष और पक्ष पर क्या होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर मुद्दे नहीं है, मुद्दे मेन है कि इस देश में अभी ठीक है, क्या मतलब इस होगा सवाल आने का वाले जवाब नहीं फ्यूचर में। देंगे आप। ठीक है, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया इसका भी अजय जी, सवाल है। विवेक जी और साथ ही शोभित जी और महेश जी, आप चारों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2024 को लेकर सपने बहुत हैं ममता बनर्जी के, लेकिन पूरे किस हद तक होंगे ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए पेन के साथ।